नमस्कार, मैं संकेत आवटे। डिस्कस करते हैं बहुत सारे स्टॉक के ऊपर जो क्रैश हो चुके हैं। आपके कमेंट्स आ रहे हैं कि ये स्टॉक क्रैश हुआ, वो क्रैश हुआ, अब क्या करें, किस प्रकार से अब आगे बढ़ते जाएंगे। निफ्टी 50 का अगर हम चार्ट देखें तो मैं आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट रख देता हूं सो दैट यू विल गेट टू नो कि अभी मार्केट में फिलहाल क्या कंडीशन है। अगर हम अच्छे तरीके से देखें तो मार्केट ने जो भी एक डिप दिया था, यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि एक स्टॉप लॉस हिट करने का प्लान चल रहा था विच इज प्लेस्ड एट दिस लेवल। सो यहाँ के जो भी एसएल से पहले तो हिट हो गए, यहाँ के एसएल हिट करने के बाद मार्केट ने फिर से एक रिवर्सल दे दिया, एक ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग हो चुका है। अगर मंडे को भी मार्केट पॉजिटिव रहता है देन वो थोड़ा पॉजिटिव सेंटिमेंट माना जाएगा मार्केट के लिए। बट कई स्टॉक में प्रेशर नजर आ रहा था। कौन कौन से स्टॉक में किस प्रकार के प्रेशर थे उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट पहले डिस्कस करते हैं इन्फोसिस के बारे में। इन्फोसिस का पी अगर आप देखो तो 29 के आसपास नजर आ रहा है विच इज रियली ग्रेट, जो कि इंडस्ट्री पी आज भी 34 के अराउंड नजर आता है। आज भी इन्फोसिस अगर हम कंपेयर करें टू ओवरऑल इंडेक्स तो इंडेक्स से इंडस्ट्री से थोड़ा कम चल रहा है। सो मैं स्टॉक सर्च करके भी आपको दिखाना चाहता हूं, इन्फोसिस के बारे में मैं बात कर रहा हूं सो दैट आपको पता चलेगा कि मार्केट में किस प्रकार की मूवमेंट चल रही है। ये बहुत दिनों से अभी कंसोलिडेशन फेज में है, एक ब्रेकआउट फेज में आ चुका था। यहाँ पे डबल टॉप वो बनाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे एनालिस्ट इसको मान रहे हैं कि ये डबल टॉप बना के नीचे आने की कोशिश कर सकता है। लाइक दिस यहाँ पे कुछ ना कुछ तो बन रहा है और कुछ इस प्रकार से ये नीचे आ सकता है, क्योंकि ओवरऑल निगेटिव कमेंट्री हो रही है आईटी सेक्टर के रिगार्डिंग। बट मैंने बहुत बार आपको बोला है कि अभी फिलहाल आईटी सेक्टर में मुझे बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नजर नहीं आ रही है। रीजन बिहाइंड दैट कि रेट कट हो चुके हैं, यहाँ पे पैसा भी आ रहा है, आगे जाके इंडिया में भी रेट कट होने के चांसेस है, बट फिलहाल वो आगे चलता जाएगा। बट यूएस में रेट कट होने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉर द आईटी सेक्टर। सो दैट मुझे नहीं लगता कि इनके आंकड़े कुछ बहुत ज्यादा आगे जाके इस क्वार्टर के खराब आ सकते हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं करंट क्वार्टर के आंकड़े जो भी है, ये कंपनी क्या बोल रही है। सिंपल है, 40,000 प्लस करोड़ का सेल इनका है जो कि ऑल टाइम हाई है एज कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर। सो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 1500-1600 करोड़ का नेट सेल्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करते हो तो 39,000 से लेके अप्रोक्सीमेटली 41,000 आप पकड़ लो इसको। सो दैट 2,000 करोड़ का एक जंप हमें नजर आ रहा है विच इज नियर अबाउट 7%। सो बहुत बड़ी ग्रोथ हम इसको नहीं मान सकते हैं। एक कंसोलिडेशन फेज में सेल्स इनका नजर आ रहा है। अगर आप ईयर ऑन ईयर देखो, इधर आपको 29 दिखेगा तो सीधा यहाँ पे 36 दिखने वाला है। एक साल के बाद की मैं बात कर रहा हूं, ईयर ऑन ईयर 36 से सीधा 38-39 के आसपास ये गए थे। बट यहां से आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। गया हुआ एक साल इतना अच्छा नहीं था आईटी के लिए, सो ये क्लियरली यहां से इंडिकेट हो रहा है। और यहां से आगे क्या हो सकता है वो आपको समझ में आएगा विप्रो के रिजल्ट से। विप्रो का पी और ज्यादा कम है एज कंपेयर टू इन्फोसिस, और इंडस्ट्री से तो बहुत ज्यादा कम है। अगर आप चार्ट देखो तो चार्ट थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करें विच इज 1 ईयर चार्ट। अगर मैं इसको 3 इयर्स में कन्वर्ट कर देता हूं तो जिन्होंने 3 साल पहले इसमें इन्वेस्ट करा होगा वो आज भी लॉस में है। बिकॉज अगर आप इनके रिजल्ट ट्रैक करो ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि 22,300 करोड़ का नेट सेल है, जो कि ईयर ऑन ईयर कंपेयर करे तो आपको समझ में आएगा कि वो डिक्लाइन है। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होना वो भी आईटी सेक्टर में बहुत बड़ी निगेटिव बात होती है। विप्रो को कंसिस्टेंटली हम कवर कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये कंसिस्टेंटली प्रेशर में रहेगा, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट की बहुत ही जरूरत है। क्योंकि अभी फिलहाल जिस लेवल पे लोग काम कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। टॉप लाइन में मेजर इश्यूज है। अगर इनकी टॉप लाइन बढ़िया हो जाएगी, टॉप लाइन में बहुत सारे चेंजेस अगर ये कर देते हैं, एक बढ़िया टीम टॉप लाइन में बना देते हैं तो थोड़ी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। बट फिर भी और खराब चीजें होते हुए आगे नजर आ सकती है। सो मेरे अनुमान के हिसाब से ये डिक्लाइन हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इनका सेल्स बढ़ेगा, इनका सेल्स डिक्लाइन होगा एज पर माय एनालिसिस। देखते हैं आगे जाके क्या होता है, बट कोई भी रिकमेंडेशन मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। दिस इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज।
बात करते हैं माझगांव डॉक की। माझगांव डॉक का एक न्यूज आ रहा है जहां पे माझगांव डॉक थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है। इसकी बॉटम की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली ये आ चुका था 3870 के आसपास। अभी ये फिलहाल 4520-26 के रेंज में ट्रेड कर रहा है। थोड़ा बेस बना के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड से कंपेयर करो तो बहुत ही ज्यादा स्टेबल स्टॉक है। अभी कंपैरिजन में उसके नजर आ रहा है, जो कि हमने बात की थी। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अगर इस जोन को ये रिस्पेक्ट करता है, होल्ड करता है, देन रियली ग्रेट एक बेस बनेगा यहाँ पे और स्टॉक फिर से रिकवरी करने की कोशिश कर सकता है। बट अगर इसके लो को तोड़ने की कोशिश हो जाती है तो इस स्टॉक के लिए वो चीजें निगेटिव बन जाएगी और जो भी टारगेट्स इसके दिए गए हैं, मतलब डाउनग्रेड किया गया था इसको, वो टारगेट अचीव हो सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये होना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों की इसमें इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, फंडामेंटली मेजर कोई इश्यूज नहीं है। इस कंपनी के फिर से ग्रोथ दिखने के पीछे रीजन क्या है? सिंपल है कि कंपनी ने स्प्लिट अनाउंस किया है। यदि आपको दिखे कि माझगांव डॉक सीधा 50% डाउन हो चुका है, समझ जाना आपको स्प्लिट मिला है। होगा ये सिंपल है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास एक शेयर है तो उसके दो हो जाते हैं, जो भी प्राइस है वो सीधा नीचे आ जाती है। मैं आपको सीधा लेके चलता हूं फिर से एक बार इनके स्टॉक के ऊपर, सो दैट यू विल गेट टू नो कि इसकी एक्चुअल प्राइस क्या थी। बात करते हैं 2024 के ही। यहां पे अप्रोक्सीमेटली 1900-2000 पे ट्रेड करने वाला स्टॉक सीधा 6000 की रेंज में चला गया था, 5800 के रेंज में। अगर आप उसके भी पीछे चले जाते हो तो आपको समझ में आ जाएगा कि अप्रोक्सीमेटली 2023 में इसकी जो प्राइस थी 600 650 के रेंज में चल रही थी। अब जिन लोगों ने 500-600 में बाइंग किया है या जो लोग इसको ट्रैक करते हैं, उनको लगेगा कि यार 500-600 वाला स्टॉक जब भी 6000 चला जाता है 10 गुना महंगा हो जाता है। इन दिस केस ये स्टॉक थोड़ा ओवर वैल्यूड है, महंगा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जो छोटे लेवल पे इन्वेस्ट करते हैं 50,000, 20,000, 1 लाख, वो लोग सोचेंगे कि यार 6,000 का एक स्टॉक लेना है, कितना मिलेगा मुझे। लोग कभी भी परसेंटेज के हिसाब से जज नहीं करते स्टॉक को। बहुत सारे लोगों की गलत फैमिली ये है कि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं तो छोटे स्टॉक में करना है, 1 रुपए से बढ़ेगा तो भी 1-2-4% रिटर्न मिल जाएंगे। ऐसे बिल्कुल भी सोच नहीं रखनी चाहिए। अगर आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक देखना चाहिए। चलो एक चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे जब वो 600 रुपए से आया था 3000 के रेंज में, अब 3000 की रेंज में आपको महंगी लग रही होगी, बट यहां से ये मई महीना से लेके सीधा जुलाई तक 3-4 महीने में सीधा इसने पैसा डबल कर दिया है। सो स्टॉक के प्राइस के ऊपर ये कभी भी डिसाइड नहीं होता है कि वो आपको रिटर्न ज्यादा देगा या कम देगा। मैटर ये करता है कि इसकी फंडामेंटल ग्रोथ और अंडरलाइन ग्रोथ कैसे हो रही है। अगर बिजनेस बढ़िया ग्रो हो रहा है तो डेफिनेटली आपको जबरदस्त रिटर्न मिलेंगे। अगर बिजनेस अच्छा नहीं कर रहा है ना, तो स्टॉक भले 1 रुपए का हो, वो ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। सो मेजरली मुझे फोकस करना है अंडरलाइन बिजनेस के ऊपर। बिजनेस बढ़िया परफॉर्म करेगा, स्टॉक भी बढ़िया परफॉर्म करेगा। अगर एनालिसिस के मामले में आपको कोई भी हमारी हेल्प चाहिए, या म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना हो, स्टॉक में इन्वेस्ट करना हो, गारंटेड रिटर्न वाले कुछ प्रोडक्ट का आपका व्यू हो कि मुझे फिक्स रिटर्न मिलने वाले कुछ प्रोडक्ट हो सकते हैं क्या, लाइफ कवर कुछ हो सकता है क्या, हर एक चीज के ऊपर आपका प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग करने के ऊपर हम आपकी हेल्प करते हैं। सो दैट आप इस नंबर को कॉल कर सकते हो, हमारी हेल्प ले सकते हो और आगे जाके एक स्ट्रॉन्ग फोलियो बनाने में हमारी हेल्प आपको मिल जाएगी। उसके साथ ही हम बात करते हैं बजाज ऑटो के बारे में। बजाज ऑटो का स्टॉक क्रैश हो चुका है। अगर मैं बात करता हूं इसके हाई से लेके कल के दिन तक, सो दैट आपको पता चलेगा कि अप्रोक्सीमेटली 25% का फॉल इसमें आ चुका है। इतना ज्यादा गिरने का रीजन क्या है? स्टॉक इतना ज्यादा नीचे क्यों आया? अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस जो थी वो थी 12,700-800 की रेंज में और सीधा ये अब आ चुका है 10,000 की रेंज में। इतना ज्यादा फॉल, 3,000 से ऑलमोस्ट स्टॉक नीचे आ चुका है। दिक्कत यह है कि इसको जो आउटलुक है ग्रोथ स्टॉक की जो नजर आ रही है वो 1-2% नजर आ रही है, ऐसा मैनेजमेंट का मानना है। जब भी इन्वेस्टर मीट में उन्होंने डिस्कस किया, बातें करी और उन्होंने कह दिया कि हमें ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेशन थे 4 से 5% की ग्रोथ होनी चाहिए, बट ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, मैंने पहले भी डिस्कस बहुत बार ये किया है कि टू व्हीलर सेगमेंट में थोड़ा प्रेशर नजर आ सकता है। टू व्हीलर ओवरऑल सेक्टर में
एक दो स्टॉक ही बढ़िया करेंगे, मुझे लगता है दो करेंगे, मैं नाम बिल्कुल भी नहीं लूंगा, अदरवाइज वो फिर से रिकमेंडेशन में चला जाएगा। आई नो कि अगर आपने रिचमी में इन्वेस्ट किया होगा तो वो ऑटो वाला स्टॉक आपके पास होगा, प्लीज कमेंट मत करना, बट कहने का मतलब यही है कि एक दो स्टॉक ग्रो करने वाले हैं, बट हम भी उसके ऊपर रिसर्च और ज्यादा कर रहे हैं कि उसके भी नंबर गड़बड़ा गए तो स्टॉक गड़बड़ हो सकता है। इसीलिए हम धीरे धीरे प्लान कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम हमारे टारगेट्स को और हम हमारे रिटर्न्स को प्रोटेक्ट कर सके। सो इसीलिए ये स्टॉक नीचे आ रहा है। ओवरऑल बात करते हैं इनके सपोर्ट जोन की, तो अप्रोक्सीमेटली यही इसका सपोर्ट जोन है और थोड़ा प्रेशर में रह सकता है। ओवरऑल ऑटो में जो भी अभी स्टॉक क्रैश होंगे ना, कम से कम 5-6 महीना तो आपका टाइम खाएंगे ही खाएंगे। रीजन बिहाइंड दैट कि एक बहुत तगड़ी ग्रोथ आ चुकी है, ग्रोथ के बाद एक माइनर करेक्शन आ रहा है। अब ये करेक्शन है ना, वो थोड़ा स्टेबल होने के लिए, शांत होने के लिए टाइम तो लेगा। नंबर खराब आ रहा है तो ये नंबर भी खराब हो सकते हैं, अगला क्वार्टर भी और ज्यादा इस क्वार्टर से खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा ग्रोथ तो 100% नहीं दिखाएगा। रीजन इसके पीछे मैं बोल देता हूं कि दिवाली का माहौल है, दिवाली का सीजन है, इसी सीजन में बहुत ज्यादा सेल होता है। अगर इस सीजन में बहुत ज्यादा सेल आप नहीं कर पाते तो अगला क्वार्टर तो ऑब्वियसली दिवाली से खराब होने वाला है, डेफिनेटली, क्योंकि दिवाली में मैक्सिमम सेल्स होते हैं। इसीलिए इसके भी कुछ अच्छे सेल्स आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। मैं अगले क्वार्टर की बात कर रहा हूं, ये क्वार्टर तो ठीक ठाक ही रह सकता है। बात करते हैं हुंडई के आईपीओ की। आईपीओ ऑलमोस्ट रिटेलर ने बहुत कम इन्वेस्टमेंट इसमें करी है। अप्रोक्सीमेटली जो इसका प्राइस बैंड था 1865 से लेके 1960 तक, तो आपको नजर आ जाएगा कि जो भी ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो बहुत कम चल रहे हैं। रिटेलर का सीधा 0.5 टाइम्स सब्सक्रिप्शन हुआ है, मतलब अगर 100 शेयर्स इनको बेचने हैं तो इसमें से सिर्फ 50 पे ही बिड लग चुकी है। इसका मतलब रिटेलर को 100% अलॉटमेंट होने वाली है। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऑलमोस्ट 7 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बायर्स जो भी है 0.6%, बट जो भी ओवरऑल सिनेरियो है जहां पे रिटेलर लिंक्ड है वहां पे स्टॉक में गड़बड़ है, या बोल सकते हो सब्सक्रिप्शन में गड़बड़ है। ओवरऑल हम जो बात कर रहे थे ना कि बहुत बड़ी कंपनी है, यहां से मल्टीबैगर होना इतना आसान नहीं है। सेल्स ग्रोथ इनकी बहुत ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू महिंद्रा एंड टाटा। महिंद्रा एंड टाटा कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा बेटर बनते जा रहे हैं, उसमें से किया भी बहुत तगड़ी फाइट इनको दे रहा है। हुंडई के कार के बारे में मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूं, जैसे कि क्रेटा है और सारी कार्स हैं इनकी, बट अगर मैं बात करूं, अगर किया नहीं होता यहाँ पे तो और अच्छी ग्रोथ इनकी होती, क्योंकि किया की जो भी सोनेट वगैरह है वो बहुत ज्यादा सेल हो रही है। उसके साथ साथ सेल्टॉस भी बहुत तगड़ी टक्कर इसको दे रहा है। बट ओवरऑल मेरा मानना यह है कि टाटा का कार भी बहुत अच्छा सेल दिखा रहा है, उसके साथ साथ महिंद्रा का भी सेल्स बढ़ रहा है, जो कि हुंडई के लिए बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। बट ओवरऑल तो कंपनी बढ़िया कर रही है, कोई मेजर इशू नहीं है। बट जिस प्रकार से ग्रोथ होनी चाहिए, एक सिंपल चीज मैं आपको बता देता हूं कि इस कंपनी में इन्वेस्ट करना मतलब एफडी कर देना या थोड़ा एफडी से बेटर करना। आप इससे 30, 40, 50% की सेल्स ग्रोथ बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ऐसे मेरा मानना है। आप आपके ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, जो कि मैं पहले से बता रहा हूं। जितने आईपीओ तगड़ा परफॉर्म कर चुके हैं या सब्सक्रिप्शन में बहुत ज्यादा हो चुके थे, एक शोरूम वाली कंपनी थी जो हजारों गुना सब्सक्राइब हो चुकी थी, उससे कंपैरिजन करें तो मैंने कंपेयर करके भी बताया था कि वहां पे इतना सब्सक्रिप्शन आया, इसका मतलब यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं आ सकता। मुझे नहीं लगा था कि यार ये मतलब 0.5 पे ही रुक जाएगा, एटलीस्ट 1 या 2 पे जा सकता था। बट ओवरऑल मैनेजमेंट की गलती आप बोल सकते हो कि उस प्रकार से इसका मार्केटिंग नहीं हुआ है। बाकी बहुत सारे अंदर की चीजें होती है जो भी आईपीओ लॉन्च होता है उसके पीछे, बट मुझे बिल्कुल भी उसके बारे में बात नहीं करनी है। मनप्पुरम की बात करते हैं। मनप्पुरम में उनका स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आया है, बट उसके पीछे एक रीजन है कि इनकी जो एक सब्सिडरी है उसको मेजर प्रॉब्लम हुआ है। इसका मतलब यह है कि इनकी जो एक सब्सिडरी है जिसका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस, इस कंपनी के ऊपर आरबीआई ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, जिसकी वजह से इनका रेवेन्यू ड्रॉप हो सकता है। बात करते हैं चार्ट की, तो सीधा आपको नजर आ जाएगा कि फिलहाल ये स्टॉक बहुत ज्यादा क्रैश हो चुका है। इसके हाई की अगर आप बात करो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा क्लियरली, अप्रोक्सीमेटली 230 के आसपास ट्रेड करने वाला स्टॉक नीचे आके अभी इस लेवल पे है।
36 to 7% का क्रैश इस स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है। इतना ज्यादा गिरने के बावजूद भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको लग रहा होगा कि रिटर्न इसने बिल्कुल नहीं दिए, बट अगर आप बात करो यहां से जून 2022 की, तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस थी 80 के आसपास। 80 से लेके 230 तक जाने वाला स्टॉक अप्रोक्सीमेटली 300% रिटर्न विद इन 1.5 ईयर आप बोल सकते हो। इतना ज्यादा फास्ट ये ग्रो हो चुका था, बट वहां से सीधा ये नीचे आ चुका है। बट एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं, आपको लग रहा होगा कि ये ओवर वैल्यूड है, तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसका पी है 5.7, अप्रोक्सीमेटली 5.5 का पी है इस स्टॉक का, जहां पे इंडस्ट्री पी 24 पे है। और ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता देता हूं कई कंपनियों के बारे में, अब इससे रिलेटेड है नहीं है, दैट इज अप टू यू। मैं इस कंपनी की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं। जो जो कंपनियां फाइनेंस में काम करती है, बड़े लेवल पे काम करती है, उनकी कुछ डार्क साइड भी है। कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करके कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा पैसा कमा रही है, ताकि बहुत ज्यादा चार्जेस क्लाइंट से लूट सके। उनको अलग अलग माध्यम से लोन देना, उसको अलग अलग टाइप के चार्जेस लगाना, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगाना, बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस लगाना, और सारे चार्जेस लगा के बहुत सारा पैसा उससे लूट लेना, ये काम चल रहा है। बट जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां है ना, वो ये डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि तुरंत समझ में आ जाएगा, पकड़ में आ जाएंगे और ये आरबीआई के रूल में फंस जाएंगे। बट बहुत सारी सब्सिडीज होती है इनकी, छोटी छोटी कंपनियां बना लेते हैं जो इनके अंडर ही काम करते हैं, और ये सारे कारनामे, ये सारे कांड ये कंपनियां करती है, ताकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम मेन कंपनी को ना हो। अगर कोई फंस भी जाता है ना, छोटी सी कंपनी है यार, वो चलो हो गया, थोड़े टाइम के लिए सस्पेंड कर दिया, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा काम तो चल ही रहा है, उसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। बट आगे जाके ना इनको बहुत ज्यादा इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, अगर इनको बहुत बड़े स्केल पे आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से आज भी कंपनी अंडर वैल्यूड है बहुत ज्यादा। कोई इश्यू ऐसा हो सकता है आने वाले टाइम में प्रॉफिट्स में, ऐसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि जो भी ये कंपनी थी ये बहुत कम कंट्रीब्यूट करती है ओवरऑल इनके सेल्स के अंदर। बात करते हैं ये जेन्युइनली स्टॉक लॉन्ग रन में अच्छा हो सकता है या नहीं हो सकता। आगे कोई भी बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है, बट यही कहना चाहता हूं कि जिस पी पे ये मिल रहा है काबिले तारीफ है। थोड़ा टाइम रुक जाते हैं, बॉटम ढूंढ लेते हैं। एग्जैक्ट बॉटम तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, बट एक सपोर्ट बनना चाहिए, सपोर्ट के साथ ही ऊपर जाने की कोशिश करना चाहिए, फिर आप सोच सकते हो। हड़बड़ी करके कुछ हासिल नहीं होगा, थोड़ा टाइम देते हैं। ऐसे जो भी स्टॉक होते हैं ना, मैं आपको थोड़ा चार्ट भी दिखा देता हूं, सो दैट आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो भी स्टॉक है, मतलब मैं बात करता हूं यहां से, राइट, ये ऊपर जाने लगा था, फिर यहां से लेके ना ये नीचे आया। बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि यार ये और कितना गिरेगा भाई साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऊपर से नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर थोड़ा ऊपर गया, अब तो ये ऊपर ही जाएगा। वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये सीधा क्रैश हो चुका था। तो आप बोलोगे भाई साहब ये तो कोविड का मांझरा है, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहां से अगर आप देखो तो आते हैं सीधा 2021 के एंड तक, फिर इसने कोविड का हाई क्रॉस किया, ऊपर चला गया, अप्रोक्सीमेटली ये आया था 74 पे, फिर चला गया 220 पे, वहां से ये सीधा गिर चुका है। बट बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये सपोर्ट जोन है, यहीं पे रुकेगा, यहां से ऊपर जाएगा, बट ये इतना आसान नहीं होता। ऐसे स्टॉक को जब भी आपको कंसिडर करना है तो गिरने के बाद ही कंसिडर करना है। मैक्सिमम उसका जो सपोर्ट है ना, बहुत बार जो गिर चुका है, ये लेवल होती है। ऐसे लेवल पे जब भी आपको मिलेगा ना, तो आपके लिए ये फायदे का सौदा हो सकता है। सो देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होगा कि ये अपना ही लो ब्रेक कर देता है या इसका हाई ब्रेक कर देता है। मेरे हिसाब से और थोड़ा प्रेशर स्टॉक के ऊपर आ सकता है जिस लेवल पे ये गैप डाउन हुआ है। सो टाइम पास करेगा, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश करेगा, बहुत सारे बायर्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, फिर एक यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है। बहुत सारी बातें मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकता, बट एक चीज याद रखना कि ये प्रेशर में अभी भी है, वही प्रेशर रिलीज हो सकता है कुछ महीनों के बाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। स्टे ट्यून एंड स्टे पॉजिटिव।